हमारी आंखें असल में सब कुछ नहीं देख पाती। हम नजर आने वाले प्रकाश के बारे में जानते हैं जिसके प्रति हमारी आंखें संवेदनशील हैं, लेकिन ये ऊर्जाओं की एक बहुत छोटी रेंज है। प्रकाश हमारे द्वारा देखी जा सकने वाली ज्यादा और कम ऊर्जाओं में भी मौजूद होता है। विशेष कैमरों के इस्तेमाल से हम इंसानों के शरीर से निकलने वाले इंफ्रारेड प्रकाश को देख सकते हैं। इस इंफ्रारेड प्रकाश में हमारे द्वारा देखे जाने वाले प्रकाश के मुकाबले कम ऊर्जा होती है, जबकि अल्ट्रावायलेट प्रकाश एक्सरे और गामा रे में इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि नजर ही नहीं आता। विशाल और गर्म सूर्य हर तरह के प्रकाश पैदा करता है। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी में वैज्ञानिक सूर्य को उसके असली प्रकाश में देख सकते हैं। एसडीओ प्रकाश को 10 अलग अलग बैंड पासेस में नापती है और इसमें से ज्यादातर फार अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है। ये चमक से आगे निकलकर एक गतिशील और उथल पुथल भरी दुनिया पर एक अनूठे नजरिए का खुलासा करती है। एसडीओ से मिलने वाली तस्वीरें बहुत ही शानदार नजर आती हैं, और जिस दिन हमने उपकरणों को चालू किया वो उस दिन की तस्वीरें हैं। प्रकाश के इन रूपों में सूर्य को देखने से ही हमें पूरी तस्वीर नजर आती है। लेकिन सूर्य के कोर में मौजूद न्यूक्लियर भट्टी में हर फोटॉन की शुरुआत गामा रे के तौर पर होती है, जो ब्रह्मांड में प्रकाश का सबसे ताकतवर रूप है। और जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है जो नजर आने वाले प्रकाश से कहीं ज्यादा दमदार होती है। इसे गामा रेज कहते हैं। ये तो हमें नजर आने वाले प्रकाश की ऊर्जा से करीब 10 लाख गुना या कम से कम 10,000 गुना तो होती ही। गामा रेज किसी चीज का रूप बदल सकती है, यहाँ तक कि जान भी ले सकती है। गामा रेज ने एक खास कारण से ब्रूस बैनर को हल्क में तब्दील कर दिया था। गामा रेज प्रकाश का एक बहुत ही खतरनाक रूप है। ये आपके शरीर में दाखिल होकर अगर मैटर के साथ इंटरैक्ट करे तो एटमों को तोड़ सकती है। हम खुशकिस्मत हैं कि गामा रे फोटॉन्स सीधे ही सूरज से नहीं निकलते। अगर सूर्य गैस का ये गर्म गोला ना होता तो बनते वक्त कोई फोटॉन सूर्य से फौरन ही निकल जाता और ये एक गामा रे फोटॉन बन जाता। ये एक बहुत ही ताकतवर फोटॉन है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए ठीक नहीं होता। एक गामा रे के रूप में अपने जन्म के बाद हमारा फोटॉन सूर्य के कोर से प्रकाश की रफ्तार से सूर्य से बाहर निकलता है, लेकिन फिर इसे एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है। जिस सफर में सिर्फ कुछ सेकंड लगने चाहिए वो बहुत धीमा हो जाता है। फोटॉन के बनने की शुरुआत सूर्य के बीच वाले हिस्से में होती है। वहां से सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से तक पहुंचने में इसे लगभग 1 लाख साल लग जाते हैं, तब ये स्पेस में रिहा होता है। सोचिए 1 लाख साल। अगर ये बिना किसी बाधा के एक सीधी लाइन में सफर करता तो इसे सिर्फ 2 सेकंड लगते। लेकिन प्रकाश की गति से सफर करने वाले किसी फोटॉन की यात्रा की रफ्तार क्या चीज धीमी कर सकती है? कोई चीज इसकी रफ्तार घटा देती है। ये बेहद विशाल, गर्म, सघन और इतनी ताकतवर है कि ये न सिर्फ प्रकाश की गति धीमी करती है बल्कि उसे बदल भी देती है। सूर्य के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ऊर्जा का एक छोटा सा अंश रिहा होता है। यह है प्रकाश का एक फोटॉन। ये 2,97,600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ता है। इस रफ्तार पर प्रकाश को सूर्य के अंदरूनी हिस्से से सतह तक आने में सिर्फ 2 सेकंड लगने चाहिए। लेकिन कोई चीज समय की इस अवधि को बहुत बढ़ा देती है। सूर्य इतना सघन होता है कि गैस की अलग अलग परतों से होकर गुजरने में इस प्रकाश को सतह तक पहुंचने में लाखों नहीं तो हजारों साल तो लग ही जाते हैं।
सूर्य को देखते हुए आप उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जो प्रतिक्रियाओं की वजह से 10 लाख साल पहले पैदा हुआ था। हमारा नवजात फोटॉन कोर से प्रकाश की गति से रवाना होता है, लेकिन फिर इसकी टक्कर हाइड्रोजन एटमों के एक घने बादल से होती है और फोटॉन का ये मुश्किल सफर 6,40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। सूर्य के केंद्र में पैदा होने वाले किसी फोटॉन को बहुत लंबे सफर का सामना करना पड़ता है। सूर्य के कोर में उत्पन्न होने वाले प्रकाश के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके रास्ते में बहुत सी गैसें होती हैं और वो भी बहुत ही सघन। सूर्य के कोर के आसपास रेडिएशन जोन होता है। ये जोन हाइड्रोजन गैस से बना होता है, लेकिन ये गैस वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। ऊपर मौजूद मटेरियल का वजन इतना ज्यादा होता है कि ये रेडिएशन जोन को तब तक कंप्रेस करता है जब तक ये लेड से ज्यादा सघन नहीं हो जाता, और तब इसमें से गुजरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सूर्य के केंद्र में बनने वाले किसी फोटॉन को अपनी मंजिल पता होती है। ये किनारे पर जाना चाहता है, कम तापमान तक, और उसके बाद वहां से निकलना। लेकिन इसके रास्ते में 6,40,000 किलोमीटर तक गैसें रास्ता रोककर खड़ी होती हैं। ये गैसें न सिर्फ सघन होती हैं बल्कि गर्म भी। इनका तापमान 69,44,500 सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। रेडिएशन जोन में मौजूद गैस का रूप बदलता है और ये प्लाज्मा बन जाती है। प्लाज्मा मैटर की चौथी अवस्था होती है। सामान्य मैटर में एटम्स के न्यूक्लियस की कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, जबकि प्लाज्मा में एटम अलग अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाते हैं। यहां पृथ्वी पर हम लोग मैटर की 3 मुख्य अवस्थाओं से परिचित हैं जो हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं: ठोस, तरल और गैसें। हमारा वायुमंडल गैस की शक्ल में है, समुद्र पानी है, और जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो है ठोस। लेकिन ब्रह्मांड के ज्यादातर हिस्से में सितारों समेत प्लाज्मा ही होता है। बाकी ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी कहीं ज्यादा शांत जगह है। ज्यादातर ये इतनी गर्म या उथल पुथल वाली नहीं होती कि प्लाज्मा बन सके। पृथ्वी पर प्लाज्मा की ताकत को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है आसमानी बिजली का अंदरूनी हिस्सा। आसमान में कड़कती बिजली के अंदर का तापमान करीब 29,430 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इतने तापमान से कुछ पल के लिए कुछ एटम फट सकते हैं। प्लाज्मा कुछ पलों तक ही कायम रहता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारे विशाल सूर्य में प्लाज्मा अरबों साल तक कायम रहता है और इसी से 3,20,000 किलोमीटर गहरा पूरा रेडिएशन जोन बनता है। फोटॉन के लिए इससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज होकर एक कॉस्मिक फंदा बना देता है। प्लाज्मा रेडिएशन को पार नहीं जाने देता, क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड चीजों के प्रति न्यूट्रल चीजों के मुकाबले ज्यादा जोरदार ढंग से प्रतिक्रिया देता है। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम हो तो प्रकाश उसके पास से गुजर जाता है, लेकिन अगर आप चार्जेस को अलग अलग कर दें और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हर कहीं मौजूद हो तो प्रकाश वहां से नहीं गुजर सकता। गामा रे की शक्ल में हमारा फोटॉन रेडिएशन जोन में दाखिल होकर एक चार्ज्ड प्लाज्मा पार्टिकल से टकरा गया है। सेकंड के 1 अंश के लिए यह कण फोटॉन को जज्ब करता है और फिर उगल देता है। फिर फोटॉन एक और कण से टकरा जाता है। जब भी ये थोड़ी सी दूरी तय करता है, इसकी टक्कर एक एटम से होती है। ये जज्ब होता है और फिर से किसी भी दिशा में चल पड़ता है। तो सिर्फ बाहर की तरफ उछलने के बजाय ये असंख्य बार इधर उधर उछलता रहता है और फिर सितारे के छोर तक पहुंच जाता है। आप इसे बास्केटबॉल का एक एटॉमिक खेल कह सकते हैं और इसका कोर्ट होता है रेडिएशन जोन। खिलाड़ी होते हैं प्लाज्मा में मौजूद कण और बॉल होती है फोटॉन। तो ये बास्केटबॉल एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पहुंचती रहती है बिना किसी खास क्रम के। ये इस कोर्ट में कोई खास दूरी तय नहीं करती, लेकिन ये समय के साथ धीरे धीरे रास्ता तय करती है और कोर वाले ज्यादा गर्म हिस्सों से
ठंडे तापमान की तरफ बढ़ती जाती है और वहीं ये पहुंचना चाहती है। आपको ये प्रक्रिया दिशाहीन लगेगी, लेकिन समय के साथ साथ ये बॉल एक खास दिशा की तरफ बढ़ती जाती है। फोटॉन इस कोर्ट में सीधा ऊपर की तरफ जाना चाहता है, जो सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन ये रेडिएशन जोन में इधर से उधर उछलता रहता है, जिससे इसकी रफ्तार बहुत घट जाती है। इस धक्का मुक्की से फोटॉन का रूप बदल जाता है।